तो पूरी तस्वीर यह बन रही है कि 233 पर आकर रुक रही है एनडीए की गाड़ी। 233 क्या 272 के बहुत करीब है या 272 से बहुत दूर है, ये सवाल है। सुमेरा। जी हाँ किशोर, ये एक बड़ा सवाल है कि 272 से कितनी दूर है। तो 272 से बहुत दूर दिखाई दे रही है। बीजेपी अभी भी बिना सहयोगियों के सरकार नहीं बन सकती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है, देखिए 233 एनडीए के पास। ये पूरी तस्वीर देश का ओपिनियन पोल और ये बड़ी तस्वीर देश की। यूपीए को 119 सीटें मिल रही हैं, लेफ्ट को 23 और अन्य के खाते में 168 सीटें जा रही हैं। तो 233 है एनडीए का आंकड़ा और ये दिखा रहा है कि किस तरह से बिना सहयोगियों के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते नरेंद्र मोदी। अपने दम पर देश की जो तीन बड़ी पार्टियां उनके आंकड़े भी दिखा दें। 209 बीजेपी को, कांग्रेस को 91 और ममता बनर्जी को 28 सीटें मिल रही हैं। तो ये जो तीन बड़ी पार्टियां उभर कर सामने आ रही है देश की, वो ये तीन बड़ी पार्टियां हैं जो उभर कर सामने आ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की पसंद कौन है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर क्या कहना है लोगों का, देखिए 54% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है। तो इसमें नरेंद्र मोदी बहुत आगे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के लिए 18% लोग ही उन्हें पसंद कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 सर्वे को देखिए और उसके हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बदला, जो लोकप्रियता है वो बदल रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखें तो वो घटी है। फरवरी में 57% लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, लेकिन अब 54% लोग पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी लगभग वहीं बने हुए हैं, 18% फरवरी में पसंद कर रहे थे, 18% अभी पसंद कर रहे हैं। तो बड़ी बातें क्या उभर कर सामने आ रही है देश के ओपिनियन पोल से? मोदी की लहर कमजोर पड़ी है। यूपी और बिहार जो फोकस है नरेंद्र मोदी के कैंपेन का, वहां नुकसान हो रहा है। 120 सीटें हैं और यहां पर बहुत ताकत लगाई है बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने। पिछले सर्वे के मुकाबले यूपी में 2 सीटें कम हो रही हैं। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से लहर आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ कम पड़ी है। बिहार में साथी जुड़े हैं लेकिन सीटें घटी हैं, सीटें और बढ़ने की बजाय घटी हैं और उसका जो साथी है एलजेपी, उसको फायदा होता दिखाई दे रहा है। पिछले सर्वे के मुकाबले मोदी की लोकप्रियता भी घटी है। 57% लोग फरवरी में पसंद कर रहे थे, तो अभी 54% लोग ही पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। पिछले सर्वे के मुकाबले यूपीए को फायदा होता भी दिखाई दे रहा है। अब 119 तक पहुंच गया है यूपीए का आंकड़ा, तो फायदा हो रहा है। हालांकि बहुत बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन कुछ सुधार उनकी सीटों में भी हो रहा है। तो ये बड़ी बातें। जी सुमेरा, हमारे साथ कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं न्यूज रूम में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फैजल वारसी साहब भी जुड़ गए हैं। लेकिन सवाल जो ये कि लहर क्या कमजोर पड़ी है फैजल वारसी साहब आपकी नजर में भी? देखिए, मैं तो लहर मानता ही नहीं हूँ शुरू से। 233 पर पहुंच गए, आप लोगों का मानना है, मीडिया का मानना है पहुंच रही है, आप लोग कह रहे हैं। लेकिन इसका जो हिसाब है, जवाब है, वो जनता बहुत जल्दी देने वाली है। लहर कमजोर पड़ी है। एक शेर के दो, शिकवाए आबला अभी से मोदी है प्यारे, हनूज दिल्ली दूर। तो मोदी साहब जो चले जा रहे, हवा बनाए जा रहे, हवा तो कम हो रही है, लहर कहाँ से? तो हवा घट रही है, बढ़ का रही है। लहर कमजोर पड़ी है, निश्चित रूप से कमजोर पड़ी है। और हमारे सर्वे के बाद भी काफ़ी वक्त निकला है और अभी 1 महीना चुनाव में है। तो इस बीच ये हवा अगर इस डायरेक्शन में रही तो चीज़ें 200 के नीचे आ सकती। लेकिन 209 बीजेपी फिर कमजोर लहर कैसे? नहीं वो स्टेबल है, वो नीचे नहीं आया, स्टेबल है और 1 महीना टाइम भी है और नया अलायंसेस भी है। लेकिन यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए वहाँ हाफ वे मार्क तक आया। किशोर, लहर जो है ये इंडिकेशन देगा यूपी और बिहार में, यदि यहाँ आपने ले लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे कुल मिलाकर 60 सीटें आ रही हैं, आधी सीटें आ रही हैं। आधी सीटें से लहर नहीं होती, आधी सीटें से तो हवा है। बाकी इतने बिखरे हुए हैं। नहीं, बाकी सवाल है कि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और यहाँ यदि छोड़ दिया, ये यदि राज्य छोड़ दिए जहाँ डायरेक्ट फाइट है, बाकी राज्यों में कहाँ हुआ? पर 209 बीजेपी पहुंच तो रही है। देखिए, वो आपकी बात सही है, लेकिन एक स्टोरी जो अनफोल्ड आपके सर्वे में हुई है वो है बहुजन समाज पार्टी की स्टोरी। मैं बड़ा हैरान था कि कोई भी सर्वे, कोई भी डिबेट, आज तक सब के सब बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में टोटली इग्नोर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि मायावती जी बोल कम रही हैं या उन्होंने अपनी पार्टी को एक निर्देश दिया है कि कोई भी मेरे पूछे बिना रिएक्शन नहीं देगा तो कैसे देगा। तो आज इस सर्वे की सबसे बड़ी कहानी है जो बीएसपी की फिगर आपने दिखाई है। तो ये आज की फिगर है, 1 महीने के बाद क्या होगी इस पर नजर रखनी होगी। मैं ये कहता हूँ
देखिए जो इनकी सीट तो घट रही है एनडीए की, मगर एक और बड़ी साफ नज़र आ रही है क्षेत्रीय दल का जो नंबर आ रहा है, इससे यही महसूस हो रहा है कि दोनों जो बड़े दल हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, इनको यही है कि आगे सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दल के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बना पाएगी। और लहर तो कुछ नहीं है, देखा जाए तो थोड़ा घट रहा है इनका। तो ये सब सवाल होंगे अब रविशंकर प्रसाद जी से जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से। रविशंकर जी, हमारे साथ शंकर अय्यर यहाँ पर मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, एक बात ईमानदारी से माननी पड़ेगी कि अगर किसी पार्टी का 116 सीट था और वो 200 पार कर रहा है, 209 पहुंच रहा है, और दैट इज 2 टाइम्स द ओरिजिनल बेस लगभग, तो उसको लहर कहें या वेव कहें या उनके प्रति झुकाव कहें, ये डेफिनेशन अलग है, लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट क्रेडिबल है और ये मोदी की क्रेडिट में जाता है। लेकिन इसको आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं और देश के दूसरे राज्यों में नहीं बढ़ा पा रहे, ये प्रश्न उठता है कि साउथ में क्यों नहीं है उनका कोई लहर। जी रविशंकर जी, तो काफी बढ़त है, पिछली बार के मुकाबले तो बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, लेकिन 233 पर आकर या 233 के आसपास अगर एनडीए की गाड़ी रुक रही है तो किसी न किसी मदद की जरूरत पड़ेगी 272 तक पहुंचने के लिए। देखिए, पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके ओपिनियन पोल पिछले लगभग 1 वर्षों से विभिन्न रूप में आ रहे हैं। भाजपा की यात्रा जहां तक मुझे याद आती है, आपका ही सर्वे नहीं कई और सर्वे को मैं ले लूं तो भाजपा की यात्रा 155-58 से शुरू हुई थी ओपिनियन पोल में, जो आज 209 पर है, और एनडीए की यात्रा 185-90 से शुरू हुई थी जो आज 233 पर है। ये पिछले 4-5 महीने का अगर मैं विकास की यात्रा कहूं तो वो है। ये क्या संकेत दे रहा है? अगर हम 209 पहुंचते हैं 116 से, जैसा आपके किसी वरिष्ठ समीक्षक ने बताया, तो ये छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मैं 1977 से देश के सारे चुनाव को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। जब मैं स्वयं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, जेपी मूवमेंट में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा, तो आज देश में बदलाव की चाहत की जो इतनी बड़ी उत्कंठा है, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। और आपसे मैं कह सकता हूं कि मैं मैट्रिक पास करने के बाद से ही सक्रिय हूं विद्यार्थी परिषद में बाकी रूप पर, तो थोड़ा बहुत जनता के मिजाज को समझने का मेरा मानस रहा है। मैं देश में भी घूमता हूं, बाकी घूमता हूं, राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता हूं, तो ये जो यर्निंग फॉर चेंज जो कहते हैं, बदलाव की चाहत, आप सही कह रहे हैं कि वो बहुत ही जबरदस्त है। बीजेपी की यात्रा है 155-60 से बढ़कर 209 तक पहुंची है। एनडीए की जो यात्रा है, विकास यात्रा, 185 से बढ़कर 230-33 तक पहुंची है। लेकिन पिछले 15 दिन में जितने भी चैनल के जितने भी सर्वे आए हैं, वो सबके सब 236 से ज्यादा नहीं पहुंचा रहे हैं आपको। तो आपको लगता है ये कहीं ठहराव जैसी कोई स्थिति आती जा रही है, जबकि इस समय एक और ज्यादा किक लगनी चाहिए थी? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर एनडीए की संख्या 180-85 से आगे बढ़कर 230 तक ही पहुंची, आप ही की बात मान लें, तो भारत की राजनीति का अगर आप तो खुद बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, आप देखेंगे कि जो एक इंक्रीमेंटल फैक्टर होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो रुकता नहीं है। और दूसरी बात देखें कि भारत की राजनीति में जनता अब अस्पष्ट निर्णय नहीं देती है। अगर तीसरी बार भी दिया तो शिवराज सिंह चौहान को 2/3 बहुमत दिया, छत्तीसगढ़ से कठिन प्रदेश में रमन सिंह को स्पष्ट बहुमत दिया। तो आज अगर देश के लोग इस रविशंकर जी हमारे साथ केशव, मैं अपनी बात पूरी थोड़ी कर लूं तो बड़ी कृपा होगी। जी साहब। बस मैं 2 लाइन बोल रहा हूं, बस 2 लाइन। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो आप 233 देख रहे हैं, ये 16 मई को ये संख्या बहुत आगे जाने वाली है। और जो 272 प्लस की बात हमने कही है, वो अपने आप में कोई बहुत अननेचुरल बात नहीं कही है। जो देश का मैं मूड देख रहा हूं, हम वहां पहुंच सकते हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बाकी तो जनता तय करेगी। हमारे साथ केशव राव साहब जुड़ रहे हैं टीआरएस से, हमारे साथ सुदीन भदौरिया साहब हैं बीएसपी से, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ शिवसेना से हैं। लेकिन सवाल मेरा भदौरिया साहब आपसे है, बीएसपी की फिर से कुछ मोमेंटम बनता दिख रहा है और 17 सीटें उत्तर प्रदेश में अभी हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से आती दिख रही हैं, जो पहले इससे कम थी।
क्या पिछले कुछ दिनों में स्थिति किसी खास वजह से सुधरी है आपकी पार्टी की? देखिए, जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है और उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों का जहां तक सवाल है, सभी लोग कहते हैं कि बहन मायावती जी से ज्यादा कोई कुशल नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आज तक दे नहीं पाया है। सभी लोग कहते हैं इस बात को। और मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि सभी सर्वेज शुरू से, नेल्सन का तो सर्वे विशेषकर, हमको कभी भी सही नहीं आंक पाया और अभी भी मैं ये कहूंगा कि हमको सही नहीं आंक रहा है। आप 17 सीट कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि हमको पिछले विधानसभा के चुनाव में 26% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 29% वोट मिले। आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितना वोट कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को मिलके मिला वो लगभग 25-26% था। दोनों पार्टियों का वोट जोड़ दिया जाए तो भी हमको अधिक वोट मिला था। और मैं ये कहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश के लोग बहन मायावती जी को बहुत आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। आपका ये 17 का आंकड़ा भी गलत साबित होगा। हम लोग वहां पर नंबर 1 की पार्टी होंगे और आपको चौंकाने वाले नतीजे देंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी का 12 का आंकड़ा ठीक लग रहा है? वो 12 का आंकड़ा ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है और भी वो नीचे जाएंगे, आप ये देखिएगा। ये भूल है आपकी, अगर आपको ऐसा लग रहा है। विकास का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया है और हमारे मुख्यमंत्री ने अपनी जिंदा में मूर्ति नहीं लगवाई है, पत्थर और हाथी नहीं लगवा दिए हैं, लैपटॉप बांटे, कन्या विद्याधन, किसानों के कर्ज माफ करने का काम किया है। और आपकी तो बिल्कुल ही पोल खुल चुकी है, इसलिए बहन जी के पास कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए, इसलिए बोलेंगे नहीं करवाए। बहुत सारी चीजें आपके सरकार में, बलात्कार हुए, ऐसी घटनाएं हुई हैं, बिल्कुल ऐसी मुकदमे लगे हैं लोगों पे, कितने काम हुए। क्राइम के मामले में समाजवादी पार्टी सरकार ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं पिछले बार, और ये और कोई नहीं कह रहा है, खुद मुलायम सिंह जी अपने पार्टी को कह रहे हैं कि चापलूसी। लेकिन उसका फायदा किसको होगा? बीएसपी को या बीजेपी भी तो 38 सीटें ले रही है। बीजेपी 38 सीटें ले रही है, लेकिन बीजेपी ने जो पूरी ताकत अपनी उत्तर प्रदेश में झोंकी है, शायद ही कहीं झोंकी होगी। इसके बावजूद यदि 38 आती है तो मुझे लगता है कि ये 40 के ऊपर 45-50 तक जाना चाहिए था, जो नहीं जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। ताकत उस चीज़ की थी, ताकत समाजवादी पार्टी के साथ मैच फिक्सिंग की ताकत थी, ताकि कम्युनलाइज पोलराइज हो। ताकत ये अमित शाह कौन से डेवलपमेंट का मॉडल है कि उसे आपने उत्तर प्रदेश भेजा है? ये पोलराइजेशन का जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एसपी ने मैच फिक्सिंग किया है। आपके यहाँ पे भी तो बोटी बोटी करने वाली बातें होती है। आप वो समाजवादी पार्टी में थे उस वक्त और राहुल गांधी ने कहा वो गलत है, तो बोटी बोटी करने वाला आदमी आपके यहाँ कैंडिडेट हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने उनको ये नहीं बोला था कि इस तरह किसी को कहें, ये उनका व्यक्तिगत। रविशंकर जी 50 तक उम्मीद कर रही थी बीजेपी, वो 50 उस तरीके से नहीं आ रही है। देखिए, मैं आपसे एक बात, मैं पहली बात, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के तू में मुझे मत डालिए आप, कृपया करके। मैं थोड़ा अपने राजनीतिक अनुभव से जो चुनाव को समझता हूं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आपके चैनल पर बहुत दिनों के बाद आया हूं, तो कृपा करके मुझे थोड़ा अवसर देंगे तो मैं बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मुझे काफी अनुभव है। मैं जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, तो मैं वहां का प्रभारी था, कई चुनाव में प्रभारी रहा हूं, सब प्रभारी रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक समय 58-59 सीटें लोकसभा की जीता करती थी। उसके बाद में हम कमजोर हुए, इसको हम स्वीकारते हैं, 10 पे आ गए हम। आज उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। उन्होंने बसपा को देखा है, उन्होंने सपा को देखा है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव भारत की सरकार बनाने का चुनाव है। और अगर आप, मेरा ऐसा आकलन यह है कि अगर बीजेपी 20-25 पर रहे तो मैं आपकी बात मानने को तैयार होऊंगा। अगर बीजेपी 35 क्रॉस कर रही है तो फिर वो इंक्रीमेंटल फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये गाड़ी 50 पहुंचेगी। क्योंकि आप देख लीजिए, मैं इसलिए थोड़ा यूपी की मैं अपनी समझदारी के हवाला दे रहा हूं। मैं आपके सर्वे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आपको अपने सर्वे का सम्मान करने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और एक्टिविस्ट के रूप में जितना मैं यूपी को जानता हूं, एक थ्रेशोल्ड होता है। अगर आपके ओपिनियन पोल में आप 35 के थ्रेशोल्ड को पार कर रहे हैं तो 40, 45, 50 पहुंचने की कुवत आप रख सकते हैं।
अगर आप 20, 25, 30 के आसपास हैं तो आप उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर रहे। ये मेरी उत्तर प्रदेश की समझदारी है। ये पहली बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी ये समझते हैं कि ये चुनाव देश का चुनाव है। मनमोहन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बदलाव का चुनाव है। उस बदलाव का उपकरण कौन बनेगा? अब आज देखिए, बागपत क्षेत्र हो या बाकी क्षेत्र हो, इसमें भाजपा पारंपरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं रही है। लेकिन आज चुनाव के समय जब जनता कम आती है सुनने के लिए, फिर भी नरेंद्र मोदी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है हर क्षेत्रों में, कल जो माओवाद क्षेत्र था चतरा का और गुमला का, वहां बंद के बावजूद जो लोग आए, तो ये जनता के संकेत को समझना चाहिए कि जनता क्या संकेत दे रही है। और मुझे लगता है कि इस देश में बदलाव की चाहत बहुत जबरदस्त है और नतीजे बड़े आशाजनक होंगे। केशव राव जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपकी पार्टी जो है वो एनडीए को सपोर्ट कर सकती है, जबकि एनडीए बहुत सरकार बनाने के करीब है? क्या आप लोग उन्हें समर्थन दे सकते हैं? देखिए ना, हम बहुत दूर हैं उससे। आज रीजनल पार्टी से हमारी चैलेंज जो आपके निल्सन वाले भी दिए थे कि जो मुझे हर वक्त 13 दिखाते थे, एक मरतबा आपने 11 दिखाया, मैं ऑब्जेक्शन किया, आज तो आपने 7 दिया। तो ये आश्चर्यचकित की बात है, लेकिन हमको देखना है, क्योंकि एब्सोल्युटली आपने कांग्रेस को 9 दे दिया है, वो तो आंध्रा में जीतने के ही नहीं है, कमल विवाह के वो तेलंगाना में जीत रहे हैं। अब रही सवाल आप जो पूछ में देंगे, हम तो इंडिपेंडेंट है, मेंटेन कर रहे हैं, और एक रीजनल पार्टी जब मेरी आवाज और संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है केशव राव जी से, तो माफ कीजिए। जी भदौरिया साहब, बेहतर होगा। जी भदौरिया साहब, देखिए, मैं अभी रविशंकर प्रसाद जी को बड़ा गंभीरता से सुन रहा था। ये कह रहे थे कि हमारी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व था तो 58 सीटें उस समय आई थी, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी देखा और देश के लोगों ने भी देखा। इन्होंने कहा था राम लला हम आएंगे, पर इसके साथ साथ भी देखा कि राम लला मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बनाएंगे। और आज उन्होंने जाके अब उन्होंने उस स्टैंड को छुपे छुपे गुपचुप तरीके से इस बात को वो रखते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग जानते हैं कि ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, इसकी वजह से विकास भी रुकता है, इसकी वजह से लोग हताहत भी होते हैं। और जो उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड में फिक्स नहीं, एक बात जो रविशंकर जी कह रहे हैं, भदौरिया साहब, रविशंकर जी एक बात जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि ये देश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। और शायद 2009 में भी यही समझकर कांग्रेस को ज्यादा सीटें आ गई थी। आप तब भी कांग्रेस को कम आंक रहे थे, लेकिन कांग्रेस, बिल्कुल मैं इसी पर आ रहा हूँ जी, मैं इसी पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश का चुनाव है और देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव उतना ही जरूरी है जितना विकास जरूरी है, क्योंकि विकास अवरुद्ध होता है। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमको ये क्षेत्रीय पार्टी कर रहे हैं, कितनी इनकी सीटें केरल में आएंगी, कितनी सीटें इनकी तमिलनाडु में आएंगी, कितनी उड़ीसा में आएंगी, कितनी बंगाल में आएंगी। नहीं, अब कुल 209 आएंगी, जो 209 हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक तो 209 आ रही हैं अभी, जो पिछली बार की कांग्रेस से ज्यादा हैं। पहले भी आ चुकी हैं। इनका क्षेत्र नहीं, इनका ये उत्तर भारत की पार्टी है। हम भी उत्तर भारत में हमारा असर है और हमारे देश भर के दलित हमको अपनी पार्टी मैं जरूर जवाब लेना चाहूंगा रविशंकर प्रसाद साहब से भी। रविशंकर प्रसाद जी, मैं मूल सवाल पर लौटता हूं। एक लहर दिखी थी, एक मोमेंटम दिखा था, जो कैंपेन शुरू हुआ था, घोषणा हुई थी नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में, और वो बढ़त लगातार सर्वे दर सर्वे बढ़ती जा रही दिख रही थी। अब उसमें कुछ ठहराव दिख रहा है। वो सवाल है, क्या ये ठहराव चिंता का विषय नहीं है? देखिए, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि जो आपने ठहराव की बात कही है, अभी कैंपेन शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी फील्ड में तो 2-3 दिन से ही निकले हैं ना चुनाव प्रचार करने। उम्मीदवारों का चयन हुआ है, वो फील्ड में गए हैं, तो बहुत कुछ ठहराव का संकेत उसके कारण भी आता है। एक बार अभियान अपने पूरे शबाब पर चढ़ जाएगा तो आप देखेंगे। रविशंकर जी, मुझे अपनी बात एक सेकंड। अच्छा, बताइए, बोलिए। जनाब, मुझे मेरे दोस्त भदौरिया साहब ने मेरी बड़ी सेवा कर दी है, थोड़ा मुझे उनका जवाब तो देने दीजिए आप एक मिनट।
तो मैं कह रहा था कि ये जो मोमेंटम और बढ़ेगा, आज जब आगे सर्वे करेंगे, कैंपेन पूरा परवान चढ़ेगा, तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि राहुल गांधी बड़ी मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, छोटी मीटिंग में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब जहां तक सवाल है, भदौरिया जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे क्या बहस करूं और कितना करूं। अब वो रविशंकर से बात करें जो रामलला के वकील थे और हिंदुओं के। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो गया कि जहां रामलला विराजमान है वही वो स्थान है जो हिंदू मानते हैं राम का जन्म हुआ। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद को साबित करने में असफल हुआ। भदौरिया जी, ये कोर्ट का फैसला है। हमारा बड़ा सवाल यह है किशोर जी कि ये चुनाव हो रहा है महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, विकास के अभाव पर। इस पर हम कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, और कांग्रेस के राहुल गांधी हो या भदौरिया साहब हो या मुलायम सिंह यादव हो, ये सब सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष खड़े रहे हैं, लेकिन देश की जनता जवाब पूछ रहे हैं महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, विकास के अभाव पर, बेरोजगारी पर, जो ज्वलंत मुद्दे हैं कि देश कहां ये क्यों है। और इसी मुद्दे को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। रविशंकर जी, एक छोटा सवाल पूछना है। आपने अभी कहा कि मोदी जी ने अपना कैंपेन अभी शुरू किया है, प्लीज कैन यू क्लैरिफाई कब से शुरू किया? मेरे को तो लग रहा है कि पिछले साल से इनका शुरू हुआ था। आप जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं इसके बारे में? कैंपेन किसको कहते हैं? कैंपेन किसको कहते हैं? जो पहले जो पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं, जस्ट क्लैरिफाई दैट वेदर द मीटिंग्स ही हेल्ड लास्ट ईयर। अच्छा, क्या अब मैं बोलूंगा, मैंने आपका सवाल समझ लिया। वो मोदी जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के घोषणा के बाद देश में अपनी बात कह रहे थे। मैं भी कुछ प्रश्न और जहां तक सवाल है, अभी जो आपने सवाल पूछा कि अरे भैया, मुझसे सवाल एक पूछा गया था, उसका जवाब दे दूं भदौरिया जी, फिर तो आपसे सवाल जवाब होता रहेगा, खूब होगा, चिंता मत करिए आप। जो अभी बात कही गई, तो मोदी जी देश में घूम रहे थे प्रधानमंत्री पद बनने के बाद, अपनी बातें कहे, लेकिन अब जो चुनाव अभियान का कैंपेन है, मैं उसकी बात कह रहा था। जो चुनाव का प्रोग्राम बना है, वो क्षेत्र में जा रहे हैं, उम्मीदवार का परिचय बता रहे हैं। पूछ रहे थे कि अब आकर क्यों ठहराव आ गया? में बताया, बिहार में बताया, इस कैंपेन ने बताया जी। अब क्यों ठहराव आ गया? अब तो बढ़ना चाहिए। ठहराव हम आपसे नहीं मानते हैं, आप देखिएगा जब नहीं, हम जरूर बढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। देखिए, किसका ठहराव और किसका नहीं, इसका तो फैसला 16 को ही होगा, 16 मई को। और 16 मई को आप भी होंगे और हम भी होंगे, और मुझे लगता है कि आप अपने चैनल पर हमें बुलाएंगे, जैसा कि आप बुलाते हैं। तो कौन ठहरा, हमें भी उम्मीद है आप जरूर आएंगे, उस दिन करेंगे ना। हमें भी उम्मीद है आप जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी। तो बड़ी बात यह है कि एनडीए के लिए आसान है सरकार बनाना, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। यानी कि जितना आसान हो सकता था उतना अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि 233 पे गाड़ी अटक रही है। फिर भी बीजेपी 209 पर पहुंच रही है, यानी पिछली बार की कांग्रेस की सीटों से भी ज्यादा। सुमेरा। जी हाँ, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी, और उनका जो गठबंधन है एनडीए। हम दिखा रहे हैं देश का ओपिनियन पोल क्या बता रहा है। जो बड़ी तस्वीर देश की उभर कर सामने आ रही है वो ये कि एनडीए को 233 सीटें मिल रही हैं, लेकिन बहुमत से काफी दूर हैं अभी भी वो। यूपीए को 119 सीटें मिल रही हैं, सुधार हुआ है कुछ यूपीए की सीटों में, लेकिन बहुत सुधार नहीं है। लेफ्ट को 23 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 168 सीटें मिल रही हैं। तो ये जो तस्वीर है ओपिनियन पोल के मुताबिक देश की बड़ी तस्वीर। लेकिन देश की 3 बड़ी पार्टियां कौन सी हैं? 209, बीजेपी अपने दम पर 209 सीटें ला रही है, कांग्रेस पार्टी को 91 सीटें मिल रही हैं, और ममता बनर्जी है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। वो किधर जाएंगी ये बहुत अहमियत रखेगा। 28 सीटें उनके पास हैं, सबसे बड़ा दल, तीसरा दल ममता बनर्जी का। इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पद की पसंद कौन है, तो सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। 54% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, 18% कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को, और 3% ही आम आदमी पार्टी को यानी केजरीवाल को समर्थन मिल रहा है। लेकिन पीएम की जो पहली पसंद है उसमें बदलाव भी हुआ है। अगर हम पहले जो सर्वे हमने किए जनवरी और फरवरी में उसको देखें, तो जनवरी में 53% लोग पसंद कर रहे थे, तो फरवरी में ये बढ़ा था, 57% तक पहुंचा था, लेकिन मार्च में कम हो गया है। नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाले लोगों का आंकड़ा 54% है। राहुल गांधी को 18% लोग पसंद कर रहे हैं, पहले भी 18 कर रहे थे फरवरी में, और केजरीवाल के लिए भी 3% लोग फरवरी में उन्हें पसंद कर रहे थे। जनवरी की तुलना में वो कम हुआ है। लेकिन बड़ी बातें क्या हैं जो देश के ओपिनियन पोल से निकलकर सामने आ रही हैं? मोदी की लहर कमजोर पड़ी है, और खासतौर पर यूपी और बिहार में नुकसान होता दिखाई दे रहा है, जहां पर वो सबसे ज्यादा फायदे की उम्मीद करते हैं। 120 सीटें हैं। पिछले सर्वे के मुकाबले यूपी में 2 सीटें कम हुई हैं। क्या ये
किसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये और कम हो सकती हैं या बीजेपी की लहर कुछ कम हुई है? बिहार में साथी जरूर जुड़े हैं, एलजेपी साथ आई है, लेकिन फायदा एलजेपी को मिल रहा है, बीजेपी को नहीं। पिछले सर्वे के मुकाबले मोदी की लोकप्रियता घटी है, क्योंकि मोदी को पहले 54% लोग पसंद कर रहे हैं, पहले 57% लोग पसंद कर रहे थे फरवरी के सर्वे में। लेकिन एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है अपने दम पर, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगा, सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। पिछले सर्वे के मुकाबले यूपीए को फायदा हो रहा है, वो अब 119 सीटों तक पहुंच गए हैं। प्रेम शुक्ला जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शिवसेना से। प्रेम शुक्ला जी, फिर साथी कहां से आएंगे? देखिए, 160 पर अटल बिहारी वाजपेयी जी सांप्रदायिक थे, 180 पर सेकुलर हो गए। नरेंद्र मोदी अगर 200 पार कर गए तो उनको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेकर लोग दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। जैसे शरद पवार जो है सोनिया गांधी की विदेशी वंशवाद को भूलकर दरवाजे पर सोनिया गांधी के खड़े थे कि सरकार बन सकती है, और सिग्नेचर करके बैठे थे कि सोनिया गांधी प्रस्तावित प्रधानमंत्री हैं। उसी तरह से जैसे 200 सीट पार होगी वैसे लोग दरवाजे पर खड़े मिलेंगे, क्योंकि किसी को मध्यावधि चुनाव तत्काल नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इसकी भी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि पिछले जो चुनाव है, पर्टिकुलरली जो त्रिशंकु लोकसभा और त्रिशंकु विधानसभाएं, इनकी शुरुआत जो हिंदी हार्टलैंड से हुई थी। अब उत्तर प्रदेश उसका जो है सबसे बड़ा प्रयोगशाला थी। उस प्रयोगशाला ने अब जो है पिछले 2 चुनाव से स्पष्ट बहुमत देना शुरू किया है। उसने कांग्रेस को दे दिया 21 सीट, जबकि उनके 25 विधायक थे। लोगों ने कैलकुलेट किया था विधानसभा चुनाव परिणाम, मुलायम सिंह यादव जी और दिग्विजय सिंह की जब वार्ता हुई तो दिग्विजय सिंह को मुलायम सिंह 25 सीट देने को तैयार नहीं थे, वरना सपा कांग्रेस का गठबंधन हो जाता 2009 में। इसी तरह से इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी सशक्त विकल्प, और सशक्त विकल्प होते हैं 1996 में, 1998 में। यानी आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं जिसकी सीटें आएंगी उसके दरवाजे के आगे लाइन लग जाएगी। बिल्कुल। मुझे आप ये बताइए, मुझे क्या जैसे ही पार होगा। एक मिनट, इरा जी हमारे साथ हैं, सेकुलर साबित करने की होड़ लगी। जी सुदीन जी, एक मिनट। वरिष्ठ पत्रकार इरा जी हमारे साथ हैं, वो एक सवाल पूछना चाह रही हैं। आप ये बताइए कि आप किससे पूछ रही हैं? इनसे, सुधांशु जी से। सुधांशु जी से। जी सुधांशु जी, आपको क्या लगता है, मान लीजिए ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आपकी सीटें पूरी नहीं आती और आपको लोगों का सहारा लेना पड़े, तो उस समय आपको क्या लगता है कि जहाँ पर घोषित प्रधानमंत्री है वहाँ लोग आएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की संभावना है वहाँ लोग आएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये सर्वे आपका किन डेट्स का है? 9 से 16। मैं पहले ये पूछना चाहूंगा, ये सर्वे आपका किन तिथियों के मध्य हुआ है? 9 से 16। क्या 9 से 16? जी। इसका अर्थ ये, हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पार्टी में जो टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही थी उस समय वह चरम पर थी। हमारे यहाँ टिकट वितरण की प्रक्रिया समाप्त हुई है 19 मार्च को। तो टिकट वितरण की अपेक्षा इस समय चूंकि भाजपा की सरकार आती स्पष्ट दिख रही है, तो बहुत सारी अपेक्षाएं थी, तो एक तात्कालिक असंतोष स्वाभाविक था। तो जो आपको बहुत नॉमिनल सा अंतर नजर आ रहा है ना, 1% 2% का अंतर, 1 सीट 2 सीट का अंतर, यह इसलिए है क्योंकि टिकट वितरण की प्रक्रिया के चरम के समय का लिया गया यह सर्वे है। मेरा पूरा मानना है कि जैसे अब आप देख रहे हैं कि अब चीजें क्रमशः पुनः लाइन पे आने लगी हैं। लालमुनी चौबे जी ने, इरा जी का सवाल ये था कि आपके दिक्कत ये, देखिए सवाल ये था, सवाल ये नहीं था सुधांशु जी, सवाल ये था कि आपके यहाँ घोषित प्रधानमंत्री है। सुधांशु जी, ये सर्वे आपके चुनाव के नहीं, उनका पहले था। उस सवाल पे आते हैं जो इरा जी ने पूछा कि आपके यहाँ घोषित प्रधानमंत्री है, गठबंधन वहां बनेगा जहां प्रधानमंत्री घोषित नहीं है, क्योंकि वहां संभावना है। चुनाव का तिथि आने तक एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो चुका होगा। नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव की तिथि आने तक निर्णायक मतदान भाजपा के पक्ष में होगा। जैसे कि अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा, हिंदी हार्टलैंड के उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें हमेशा त्रिशंकु सरकारों की बात कही गई। सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार में भी पिछले 2 चुनावों से निर्णायक जनादेश आ रहा है। चलिए आपका मानना है कि निर्णायक जनादेश आ रहा है। हमारे साथ दिलीप पांडे जी भी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे सवाल पूछना चाहूंगा। दिलीप जी, जैसी उम्मीदें बनी थी वैसा अभी दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और चंडीगढ़, इसके अलावा सीटों के मामले में अभी आम आदमी पार्टी उपस्थिति दर्ज कराने में मुश्किल होगी।
किशोर जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का साधुवाद करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ऐसे हालात में जब पॉलिटिकल सर्वेज की क्रेडिबिलिटी एकदम समाप्त हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, तब भी आपने हिम्मत दिखाई सर्वे करने की। बहुत जिम्मेदारी का काम है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके सर्वे के आंकड़े को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं तो अभी सुनने में आया कि किसी की हवा चल रही थी, वो 3% कम हो गई है वगैरह वगैरह। मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ मेरा इशारा है। बहुत लंबे समय से उनका कैंपेन चल रहा है और मोदी जी अब पीक कर चुके हैं। अब उनके पास ऑफरिंग के नाम पे इस देश की जनता को हकीकत में बयान करने के लिए, बताने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। पहली चीज तो ये है। अब इसका परिणाम ये होने वाला है कि अब से लेकर के चुनाव तक बहुत तेजी से उनका ग्राफ नीचे जाएगा, क्योंकि एक जो थर्ड स्पेस क्रिएट हुआ है जिसे आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन शुरू करने के बाद ऑक्युपाई करेगी अब से लेकर के चुनाव तक, वो बहुत तेजी से उनको डैमेज करेगा, पहली चीज। तीसरी चीज ये कि आपके सर्वे में एक बड़ी कंसिस्टेंट चीज मैं देख रहा हूं, चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक आपने कंसिस्टेंटली, ये बड़ा अच्छा है कि कंसिस्टेंटली आपने आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया है। पहले भी 1-2 सीटें देते थे, अभी भी 2-3 सीटें देते हैं, और हमने उसको हमेशा आउट परफॉर्म किया है। तो पूरी जिम्मेदारी और पूरे हर्ष के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में आपकी अपेक्षाओं से एक कदम आगे निकल के आम आदमी पार्टी परफॉर्म करेगी, क्योंकि हमने उस कॉर्ड को हिट किया है, जिस नब्ज को जनता धारण किए हुए है, जहां पे उसे तकलीफ, कितनी सीटें आप मान रहे हैं? अच्छा, चलिए आप दिल्ली विधानसभा में तो सीटें बता रहे थे, अभी कितनी सीटें मान रहे हैं आप? ईमानदारी से कहें किशोर भाई, तो सीटें बताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोट का शेयर लेना। और अभी कुछ दिन पहले के सर्वे को रिफर करूं तो कोई भी सर्वे, ठीक ठाक से किया गया सर्वे, हमें 4 से 10% के बीच कहीं न कहीं एक वोट शेयर दे रहा था। सीटों की जहां तक बात है तो ज्यादा से ज्यादा मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा आएंगी, इतना विश्वास रखें। अच्छा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण संदेश कांग्रेस से ज्यादा, आप कह रहे हैं कांग्रेस से ज्यादा। तो ओपिनियन पोल के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचे हैं और अब सिर्फ एक सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी पीक कर गए हैं? क्या उनके पास अब नया कुछ कहने को नहीं है? प्रकाश जी, नहीं, ये पोल, जो ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स हैं, जो सर्वे के रिजल्ट्स हैं, ये तो बता रहे हैं कि उनकी जो वेव थी वो वेव नहीं, वो क्या रिपीट कर रहे हैं? क्या उनके पास नया कुछ कहने को नहीं है? ये इस वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, नया कुछ क्या, वो जो कह रहे हैं वो तो जो कहना था उन्होंने कह दिया, अब उन्हें कुछ और दिखाने के लिए जरूरत नहीं। भदौरिया जी, क्या नया कुछ कहने को नहीं है मोदी के पास, इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। एक मिनट, भदौरिया जी का सवाल जी भदौरिया जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जब से चुनाव घोषित हुए और टिकट वितरण शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी हवा, ये इसी बात से स्पष्ट हो गई कि इनके पास अपने उम्मीदवार ही नहीं थे और बाहरी उम्मीदवारों को इनको उधार लेना पड़ा। और इतना ही नहीं, आप बिहार देखिए तो वहाँ लालमुनि चौबे विद्रोह किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आइए तो सूर्य प्रताप शाही से लेके टंडन जी वगैरह विद्रोह किए हैं। राजस्थान में आप जाइए तो जसवंत सिंह विद्रोह। पूरे देश के अंदर इनकी पार्टी आधी फांट हो चुकी है। तो ये कह रहे थे कि आप कह रहे हैं ठहराव, मैं ठहराव नहीं, इनका तो घटाव हो गया है। और नकवी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अब तो दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं ऐसे ऐसे नामों के, जिनको कह रहे हैं कि दाऊद भाई भी अब आ सकते हैं इसके अंदर पार्टी में। तो देश के लोग पहचान गए हैं कि इनका असली चेहरा मोदी साहब का क्या है। ये मौका परस्त हैं, सत्ता पाने के लिए किसी भी तरह के समझौते कर सकते हैं, जो इनके पार्टी के लोग कर रहे हैं। आंकड़े भी तो हैं, आंकड़े ये कि 233 पर पहुंच रहा है एनडीए। और जैसा प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि जब आंकड़े आ जाएंगे तो फिर आगे लाइन लगी होगी दरवाजे पर लोगों की साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम शुक्ला जी, दिलीप जी, भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 233 क्या काफी होगा, ये है सवाल। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।